हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर 4 है एफसी का कंप्लीट कर लिया था। लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं। जब तक आप चैप्टर नहीं समझोगे, आज का जो हमारा सेशन है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, आपको नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज़ रेफर टू द चैप्टर फर्स्ट, उसके बाद ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ आइए। डेफिनेटली एग्जाम्स में हमको मतलब तो क्वेश्चन एंड आंसर से होता है, लेकिन चैप्टर समझ में आना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रीफ आंसर जो है हमारे वो चैप्टर्स बेस्ड ही होते हैं। चलो बच्चों, आओ स्टार्ट करते हैं हम हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर आप इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बुला सकते हो। द डैश टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में जो हमको दिया हुआ है बच्चों, वो क्या है हमारा वी द पीपल ऑफ इंडिया चालू होता है जो राइट, और लास्ट में अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो वो क्या है हमारा, दैट इज आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस इंट्रोडक्टरी नोट। तो यहाँ पर ऑप्शन है इंट्रोडक्टरी नोट, फुट नोट, एंड नोट। तो एंड नोट या फुट नोट तो है ही नहीं, रेदर इट इज व्हाट, इट इज आर इंट्रोडक्टरी नोट। द वर्ड डैश, ओके, the word dash envisages the goal of a welfare state। तो बेसिकली सोशलिस्ट होता है, जिसका मतलब होता है to get the goal of a welfare state। the word dash means equal respect for all religion, या फिर the word dash implies equal treatment to all religions। सोवरेनिटी का मतलब होता है कि फ्रीडम, अब हम फ्री है, आज़ाद देश है हम। सोशलिस्ट का मतलब भी बिल्कुल नहीं होता है। सोशलिस्ट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलने वाली है, सबके हित में सोचा जाने वाला है, दैट इज सोशलिस्ट। तो सेक्युलर का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन्स। डैश मीन्स दैट देयर विल बी रिप्रेजेंटेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो ऐसी होती है जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और रिस्पॉन्सिबल सिस्टम होगा किसका, गवर्नमेंट का। डैश मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट विल बी पीरियडिकली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे हेड ऑफ द स्टेट है, जो इलेक्ट होकर आते हैं, कहाँ से, लोग इनको इलेक्ट करते हैं, तो रिपब्लिक होता है वो। नेक्स्ट मीन्स डैश जस्टिस गिव्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स इन प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटी। तो बेसिकली ये आएगा आपके पॉलिटिकल में, बिकॉज 18+ के अबाव की बात होती है, जहाँ पर आपको अलाउ किया जाता है वोटिंग के लिए। Dash means that everyone must have sufficient opportunity to earn daily bread and satisfy basic needs. So that is your economic. Dash justice means that setting up of a society where there is equal social status for all and there is no discrimination on any grounds. तो वो हो जाता है हमारा social discrimination नहीं होगा। Moving ahead with the next question, which is your question number 9. Okay. Dash means that individual has freedom of thought, belief, expression, faith and worship। तो ये जो फ्रीडम की जब बात आती है, तो हमने हमारे इंट्रोडक्टरी नोट में देखा था, इट इज ऑल अबाउट लिबर्टी। डैश ऑफ द इंडिविजुअल मीन्स द पर्सनैलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टेड। जहाँ रिस्पेक्ट की बात आएगी वहाँ पर डिग्निटी होगी। देयर आर डैश पार्ट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 22 पार्ट्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। जहाँ पार्ट्स होगा वहाँ 22 होगा, जहाँ आर्टिकल होगा वहाँ 461 होगा। नेक्स्ट है देयर आर डैश स्केड्यूल्स। कितने स्केड्यूल्स आ गए हैं बच्चों, क्वेश्चन नहीं भी पढ़े अगर हम, तो 12 स्केड्यूल्स हैं। देयर आर 12 स्केड्यूल्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन that indicate the policy of the government. So we have 12 schedules. Dash of the Indian Constitution have been done for the purpose of variation, addition, cancellation of any provision made in the Constitution. पार्ट्स तो उसका मतलब तो ये नहीं होता है, schedules भी नहीं होता है, तो amendment is the correct answer. The dash specifies the power of parliament to amend the constitution एंड प्रोसीजर ऑफ इट। तो कौन से आर्टिकल के तहत, जैसे मैंने बच्चों आपको बोला था आपको आर्टिकल्स याद होने ज़रूरी है, तो आर्टिकल 368 हमको क्या बोलता है, पावर है पार्लियामेंट के हाथ में टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर। यानी कि आर्टिकल 368 हमको बोलता है कि पार्लियामेंट के हाथ में पावर दिया गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी रोल में चेंजेस जो है वो ला सके। किस में लाएगी चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंज लाना हो, ज़रूरत हो, उसके प्रोसीजर में ज़रूरत हो तो चेंज आ सकता है। आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट डाउन डैश फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज देखी थी बच्चों हमने, याद है आपको, 11 देखा था हमने।
Dash refers to the ability of a person to accept and respect the views, beliefs and practices of others that differ from one's own person. अभी हमने लास्ट लेक्चर में ही अगर आप गए रहोगे तो आपने देखा होगा कि रिस्पेक्ट करना किसके, व्यूज को, बिलीव्स को और अदर की प्रैक्टिसेस जो होती है, जो भी रिलीजन प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट करना, दैट इज बीइंग टॉलरेंट, दैट इज बीइंग टॉलरेंट. Dash refers to freedom from disturbances and violence. Freedom from disturbance and violence वो होता है हमारा peace. Dash means creating peace among a community. Communities के बीच की जब बात आती है तो that is your communal harmony, which is the correct answer. Moving ahead to your next question, most of the articles can be amended by the parliament by a dash majority in each house of the parliament. तो आर्टिकल्स में जब चेंजेस लाना होगा बच्चों, याद रखना प्रोविजंस में जब चेंज लाना होगा आपको, तो फॉर एग्जाम्पल प्रोविजंस क्या होते हैं, जैसे आपको स्टेट का नेम चेंज करना होगा, दैट इज़ अ प्रोविजन. स्टेट की बाउंड्रीज जो है वो आपको चेंज करनी है, दैट इज़ अ प्रोविजन. ऐसा कोई अमेंडमेंट लाना है तो मेजॉरिटी वोटिंग होना चाहिए हाउस से. लेकिन जब हम किसी आर्टिकल में बदलाव ला रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनो, अगर हम किसी आर्टिकल में बदलाव लाते हैं, चेंज लाते हैं, तो कितना प्रतिशत लोग सपोर्ट करना चाहिए, वो है हमारा 2/3 मेजॉरिटी कंपल्सरी है. नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्फर्स डैश सिटीजनशिप. बेसिकली इसका आंसर हमको पता है, कौन सी सिटीजनशिप देती है हमको, सिर्फ सिंगल या वन नेशन वन सिटीजन, सिंगल सिटीजनशिप. प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव हेड, जुडिशियल नहीं है, जुडिशियल का मतलब होता है जब हम सुप्रीम कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज जुडिशियल. लेजिस्लेटिव भी नहीं होगा बिकॉज दैट इज पार्लियामेंट अगेन. तो प्राइम मिनिस्टर सिर्फ पार्लियामेंट के हेड नहीं है, ही इज द हेड ऑफ द एंटायर नेशन. तो ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडिया, क्योंकि उनके मेन उनसे बड़े कौन है, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं. नेक्स्ट है, डैश इज द कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ इन इंडिया. आगे हमारे सबसे मेन हीरो जो है वो कौन है, हमारे प्रेसिडेंट है. क्यों? क्योंकि जितनी भी फोर्सेस हैं इंडिया में, इन सबके कमांडर चीफ है, यानी इन सबके मेन हीरो, आप एकदम मेन लीड की बात कर सकते हो, वो है हमारे प्रेसिडेंट. आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. मैंने बार बार आपको लेक्चर्स में बताया है, आंख बंद करके लिखना है आर्टिकल 17 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करती है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन इफेक्ट कब आया है बच्चों, याद रखना, यहाँ पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. 26 जनवरी 1950 यहाँ पर इफेक्ट में आया है, और जब बना था इट वॉज इन द ईयर 1949. नेक्स्ट इज डैश इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आंख बंद करके आपको आंसर पता होना चाहिए, डॉक्टर BR आम्बेडकर. As per the Article 168 of Indian Constitution, the houses of state legislature can be unicameral और bicameral. Unicameral जहाँ पर single house system चलेगा, और bicameral जहाँ पर डुअल हाउस सिस्टम चल सकता है, जैसे लोकसभा एंड राज्यसभा है, राइट. तो किसी कंट्री में यूनिकैमरल भी चलेगा, कहीं पर बाईकैमरल भी चलेगा. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 168 हमको क्या बोलता है, हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारी, विधानसभा, विधान परिषद हमने सुना था, राइट. तो वो उनके हिसाब से क्या है, क्या चल सकता है, यूनिकैमरल भी हो सकता है और बाईकैमरल भी हो सकता है. According to the Indian Constitution, there are dash types of emergency. 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी है बच्चों जो हमने देखी थी. एक तो है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी थी हमारी स्टेट इमरजेंसी, और लास्ट थी हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक हमारी कंट्री में डिक्लेयर नहीं हुई है, टचवुड, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हमारी कंट्री में नहीं है. नेक्स्ट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजन फॉर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वाया आर्टिकल. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए बोल रही है तो वो है आर्टिकल 15 के तहत. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कितने शेड्यूल्स है बच्चों, हमने देखा है 12 शेड्यूल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोलता है, इंडिया इज अ डैश ऑफ स्टेट्स. इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. फेडरेशन नहीं है, इंडिया स्टेट्स के यूनियन है. The term secular was added to the preamble by the 42nd Amendment. Untouchability in India is abolished and its practice in any form is prohibited by Article 17. Indian Constitution adopted parliamentary democracy. Article dash of the Constitution makes special provision for scheduled caste. वो है Article 15. Fundamental duties are incorporated in the Constitution by Article 51.
बच्चों यहाँ पर 51A कन्फ्यूजन के लिए दिया है, दैट इज रॉन्ग, ओके। 51 इज द करेक्ट आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ, इंडिया में माइनॉरिटी क्या बेसिस पर डिसाइड होती है, लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पर। सेक्युलरिज्म इन इंडिया मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन्स, यानी कि सारे रिलीजन को एक इक्वल ट्रीटमेंट मिलना। राइट टू प्राइवेसी इज नाउ अ डैश इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट हो चुका है, अभी फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आएगा। डैश एज द फाइनल पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जुडिशरी जो है उसके हाथ में फाइनल पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके का इंटरप्रेट करना। लास्ट क्वेश्चन है इसका हमारा, नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 352। नेशनल इमरजेंसी, जैसे मैंने आपको बोला था बच्चों, सबके आर्टिकल्स आप याद कर लेना। नेशनल इमरजेंसी 352, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। तो ये आपको आर्टिकल्स याद होने ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में अगर आप इतना सा याद कर लेते हो, नंबर्स को याद कर लेते हो, आसानी से आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है बच्चों वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो खत्म हो गया, ट्रू और फॉल्स हम स्टार्ट करेंगे। Preamble is regarded as the soul of the constitution, which is true. Sovereign state means a welfare state, false. Sovereign state का मतलब बच्चों welfare state नहीं होता है। Sovereign state is telling you more of about India has attained its freedom, यानी कि इंडिया अब एक आज़ाद देश है, अब कोई रूल नहीं करने वाला इंडिया को, वो सोवरेनिटी का मतलब होता है। हाँ, वेलफेयर स्टेट जो है तो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे हम सोशलिस्ट से। सोशलिस्ट का मतलब होता है वेलफेयर स्टेट। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस पावर, यस, इक्वल पावर दिया जाता है सबको पॉलिटिकल जस्टिस में। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, कोई भी गरीब नहीं रहना चाहिए, इकोनॉमिकली हर किसी का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। इक्वालिटी मीन्स ब्रिंगिंग अबाउट द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, फॉल्स। इक्वालिटी का मतलब ब्रिंगिंग ऑफ ब्रदरहुड नहीं होता है, कम्युनल हार्मनी जो है वो तुम्हारा ब्रदरहुड को और इन्हांस करती है। Second schedule of the Indian Constitution lists salaries of officials of holding public judges, office judges and controller and general auditor general of India, जो कि true है। 8th schedule of the Constitution deals with पंचायत राज, false। 8th schedule पंचायत राज से डील नहीं करती है, तो that is false। 12th schedule of the Constitution deals with municipalities, which is true। Fundamental duties try to balance between the rights and duties of the citizens, which is true। Some of the fundamental duties are mere duplication of some laws, जैसे कुछ laws जो है बार बार repeat हुए, act repeat हुए हैं, तो that is true। Normally, a tolerant person prefers to interfere in others' legitimate activities, which is wrong। Prefers not to interfere in others' legitimate activities। Peace and communal harmony may go hand in hand, answer is true। Indian constitution is the shortest constitution, false। That is one of the longest constitution in the world। सबसे बड़ा constitution हमारी ही country का constitution है, तो वो तो shortest हो ही नहीं सकता। Next it says that Indian constitution is known to be lawyers paradise। हाँ, ये सच है, क्योंकि इतना ज़्यादा complex है articles, schedules, parts को समझना कि कोई lawyer ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है, इसलिए it is known as lawyers paradise। Indian Constitution provides for universal adult franchisee, which means yes, power of election comes to your hand when you are 18 and above। According to the Indian Constitution, the judiciary is dependent on the legislature and executive, which is false। बच्चों यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी सिस्टम होता है, जुडिशरी सिस्टम जो हमारे कोर्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कोर्ट्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे लेजिस्लेचर के ऊपर और हमारे एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर। बेसिकली ये हमारे पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन ये गलत है। जो भी डिसीजन लेना होता है कोर्ट्स वो खुद ले सकते हैं, उनको पार्लियामेंट से या किसी एग्जीक्यूटिव से, जैसे कि गवर्नर ने आकर बोल दिया आपको ये चेंज करना है, नॉट पॉसिबल। आपके हाथ में पावर है, यू आर दी सुप्रीम। जुडिशरी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ आर इंडियन डेमोक्रेसी। एक हमने चौथा पिलर जो है वो मीडिया देखा है, और एक है हमारा क्या है, जुडिशरी सिस्टम है। बाकी दो और भी इम्पॉर्टेंट पिलर है बच्चों, जो आप सर्च करोगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हमारे 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स जो है वो कौन से हैं। 2 तो मैंने आपको बता दिया, एक जुडिशरी है, चौथा हमारा मीडिया है, सेकेंड एंड थर्ड यू नीड टू फाइंड आउट।
नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिजिड, रॉन्ग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो बड़ा ही फ्लेक्सिबल है, इतने सारे अमेंडमेंट्स कम कर सकते हैं, वेरिएशंस कर सकते हैं, एडिशंस कर सकते हैं आर्टिकल्स के, कैंसलेशंस कर सकते हैं, तो रिजिड सिस्टम तो हुआ ही नहीं, फ्लेक्सिबल सिस्टम हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्स सिंगल सिटीजनशिप विच इज ट्रू, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कॉन्फर डबल सिटीजनशिप विच इज अगेन ट्रू। According to the preamble of Indian Constitution, India is a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. True. During the time of emergency, the rights guaranteed by Article 19 of the Indian Constitution are suspended as per Article 359. So this is false. All those who have attained 18 years of age have the right to vote in India. True. Indian Constitution has 45 parts, which is false. It has 22 parts. 26 November is observed as the Constitution Day, which is true, क्योंकि 26 नवंबर 1949 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। डॉक्टर बाबा राव साहेब आम्बेडकर इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज ट्रू अगेन। अ सेक्युलर स्टेट इज दैट इन विच रिलीजन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली, फॉल्स। सेक्युलर स्टेट जहाँ पर रिलीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। Children's education is every parent's fundamental duty according to the Indian Constitution, which is true again. हर एक पेरेंट की जिम्मेदारी है चाइल्ड एजुकेशन की। Indian Constitution is completely original work of Constituent Assembly. फॉल्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया वो हमारा ओरिजिनल वर्क है। नहीं, हमने यूएसए और इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन देखा, रेफर किया और फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, इसलिए फॉल्स है। There are 10 fundamental duties enshrined in Indian Constitution. Wrong, हमारी 11 fundamental duties है। Preamble reflects the philosophy of Indian Constitution. Preamble जो है philosophy बताता है पूरे Indian Constitution की, जो सही है। Discrimination based on religion is unconstitutional. True है। अगर discrimination based on religion is constitution होता तो आंसर false होता। It is unconstitutional. Constitution में discrimination करना नहीं मना किया गया है। Next question says, provision for education of child by parent or guardian is one of the fundamental duties. True. Provision of education जो है बच्चों के लिए वो क्या बोला जा रहा है, पेरेंट की फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हिस्सा है, तो ट्रू। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज जस्टिसेबल इन नेचर, फॉल्स। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस करती है हर चीज़ से, नहीं, गलत है। इंडिया हैज़ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, फॉल्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कॉमन कोड हर रिलीजन हर एक लोगों के लिए नहीं बनाया है। 12 शेड्यूल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, करेक्ट। सोवरेन का मतलब होता है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल, फॉल्स। सोवरेन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। सेक्युलर का मतलब होता है। सेक्युलर वॉज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट, फॉल्स। 42nd था वो। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर, फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, ट्रू। फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल है, फॉल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, विच इज ट्रू। इंडिया हैज अडॉप्टेड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, फॉल्स। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे पास, प्रेसिडेंशियल नहीं है। ओके। फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों मैंने बोला था आर्टिकल 360 याद रखना है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आता है, तो द आंसर हैज टू बी ट्रू। Article 15 enables the government for affirmative action of SC/ST in terms of reservation in education and job. तो Article 15 जो है हमको क्या बताता है, गवर्नमेंट का affirmative action जो है किसके लिए लिया गया है, रिजर्वेशन के लिए, जॉब और एजुकेशन में, किसके लिए, SC/STs के लिए, तो आंसर इज ट्रू। India has a federal system with single citizenship, so the answer is true. Both fundamental rights and directive principles of state policy are enforceable by court, which is false. You cannot force on someone your fundamental rights and duties. Judicial review means stand for Supreme Court's right to declare a law passed in legislature as null and void. Judicial review का मतलब होता है you have to stand for Supreme Court's right. Supreme Court के पास अधिकार है, वो जिस legislature को चाहे ऐड करे, जिसको चाहे null and void declare कर दे। Political justice is meaningless without economic justice. अगर economic justice नहीं है तो political justice आप नहीं दे सकते हो, तो which is true. सो द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, हमारा ट्रू एंड फॉल्स कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द कॉलम, तो उसके लिए मैंने आपके सामने सीधा सीधा उसका करेक्ट आंसर जो है वो लिख दिया है। मैच द कॉलम में सबसे पहला है सोशलिस्ट, जिसका आंसर है वेलफेयर स्टेट। सेक्युलर का मतलब हर एक रिलीजन को इक्वल ट्रीट करना, इक्वल रिस्पेक्ट देना।
डेमोक्रेटिक का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। फ्रीडम किससे मिलना चाहिए? थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप, इन चीज़ों का फ्रीडम हर सिटीजन को मिलना चाहिए। नेक्स्ट जो मैच द कॉलम है हमारा, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। बच्चों यहाँ पर मैंने बार बार आपके लिए ये चीज़ रिपीट की है, आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स के आसानी से मार्क्स बच्चों के कटते हैं क्योंकि वो आर्टिकल्स जो है इसमें याद नहीं रखते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 में आता है। आप एक काम करो, ये देखो आपके सामने बच्चों मैंने सीक्वेंस में रखा है, कोई भी आर्टिकल ऊपर नीचे नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, 14 से 18 है, 18 के बाद 19 आता है, 19 से लेके 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35। अब आपने ये अगर याद कर लिया तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको आर्टिकल 14 से 18 तक के अंदर क्या आता है? राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद 18 के बाद क्या आता है? 19 के अंदर 19 to 22 आता है हमारा पर्टिकुलर फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के ऊपर है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24 में आता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 में आता है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हमको 29 एंड 30 में मिलता है। लास्ट है हमारा राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 से 35 के अंदर आता है। तो दैट इज हाउ यू ऑल आर सपोज टू मेक श्योर दैट यू आर रिमेंबरिंग द आर्टिकल्स ऑल्सो, क्योंकि बच्चों अगर आर्टिकल्स आपको याद नहीं रहे तो आसानी से हमारे 1-2 मार्क्स कट जाते हैं ऐसे ही, और कई बार 1 या 2 मार्क्स भी इंपॉर्टेंस रखते हैं हमको पास करने के लिए। सिर्फ पास नहीं होना है, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं हमको। क्यों? क्योंकि अच्छे मार्क्स जब लेकर आते हैं तब लाते हैं वो हमको बताता है कि हमको सब्जेक्ट का कितना अच्छा नॉलेज है, राइट। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ अ चैप्टर 4। तो सब आप ही के सपोर्ट से हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मेरा, जो पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर है इंडिया का, जो चैप्टर 5 है, वो हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून टू माय लेक्चर्स, एंड इन केस इफ यू लाइक माय लेक्चर, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।